फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन अब हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे राइट्स विच आर गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। कुछ ना कुछ आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा ही होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की आवश्यकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आप और हम जानते हैं कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ हमें करप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए और सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन मिले, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमें लाना पड़ा। इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सभी स्टेट्स में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट। So, the right to information law was first implemented in Sweden in 1766. Try to remember the year also. Other than this, for the first time, the right to information of citizens about government's activities was recognized in State of Uttar Pradesh versus राजनारायण केस। एक केस हमें देखने को मिला था, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं इस केस की, which was known as State of Uttar Pradesh versus राजनारायण। In this case, पहली बार राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो भी सरकार की गतिविधियां हैं उनके संबंध में नागरिकों के अधिकार होते हैं कि वे किसी भी तरह की जानकारी सरकारी ऑफिस से ले सकते हैं। तो इस तरह की जो पहली बात सामने आई थी वो इस केस से बात सामने आई थी, राइट। इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Honorable Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes within its scope the right to information। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसी के दायरे में राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है, राइट। एक और मैं आपको केस की बात कर रहा हूं। इन मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the freedom of speech and expression under article 19 of the constitution clearly implies a right to information। तो यहां हम अब कहां तक पहुंच गए? आर्टिकल 19 तक का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे क्लियरली क्या सामने आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक आपको मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की बात कर रहा हूँ 1994 की। तो यहाँ फर्स्ट ग्रास रूट कैंपेन जो था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, सो दिस वाज स्टार्टेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन इन 1994। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी तक एग्जाम में देखने नहीं मिले हैं, तो प्लीज इनको याद रखिएगा। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, so this was formed in 1996, which formulated initial draft for RTI law for the government of India, right? So national campaign for people's right to information, this was formed in 1996. In 1997, HD Shourie committee, it recommended right to information in India। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि which committee recommended for the right to information in India, then it was HD Shourie committee। So after this, finally Tamil Nadu was the state which became first Indian state to pass RTI law in 1997, okay। So which was the first state to pass RTI law, so it was Tamil Nadu। ये बहुत बेसिक फैक्ट है MPPSC या किसी भी एग्जाम के लिए। So finally फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 was passed। ये ईयर याद रखना है आपको। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट was passed in 2002 and thereafter a bill for the RTI Act 2005 was passed and became fully operational on 12th of October 2005। Okay, now one
Amendment was done in this act in 2019 and now it is also enforceable. One more judgment was given by Supreme Court of India in Ministry of Information and Broadcasting, Government of India versus Cricket Association of Bengal. In this judgment, the Supreme Court held that the right to acquire information and to disseminate it is an intrinsic component of freedom of speech and expression. Right? One more judgment was there of Supreme Court of India in Reliance Petrochemicals Limited versus Indian Express Newspapers, Bombay. And in this judgment, court held that the right to information is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. Very, very important judgment. ठीक है, इस जजमेंट में क्या कहा कोर्ट ने? राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In People's Union for Civil Liberties versus Union of India in 2004, the Supreme Court reiterated, relying on the aforesaid judgment, that the right to information is a facet of the right to freedom of speech and expression as contained in Article 19(1) subclause A of the Constitution of India, and also held that the right to information is definitely a fundamental right. तो इस केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर के जजमेंट्स का हवाला दिया और कहा कि जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो बात है वो डेफिनेटली हमारा फंडामेंटल राइट ही है. सो राइट टू freedom of speech and expression as contained in Article 19(1) subclause A of the Constitution of India held that the right to information is definitely a fundamental right. तो ये जो सूचना का अधिकार है, right to information है, ये हमारा fundamental right है. Now coming on to the Central Information Commission. So this commission has been constituted with effect from 12th of October 2005 under the Right to Information Act of 2005. The jurisdiction of this commission extends to all the central public authorities. Now let us see the basic information about the Chief Information Commission. So if I talk about the status of this commission, then it is a statutory body formed by the central government under section 12 of the RTI Act of 2005. If I talk about the establishment, then it has been established on 12th of October 2005. And if we talk about the first Chief Information Commissioner, then he was Wajahat Habibullah. So it is a nodal agency under the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions. Its jurisdiction extends to all central public authorities and it is headquartered at New Delhi. Right? So, the Chief Information Commissioner, yeah, I am talking about the Chief Information Commission. So, this is authorized body in India to act upon complaints received from individuals who have been unable to submit request of information to a central or state public information officer. ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को लेना होती है, उन व्यक्तियों की, उन इंडिविजुअल्स की जो कि अपनी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, किसको? सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को. क्या कारण है? आइदर द ऑफिसर नॉट हैवन बीइंग अपॉइंटेड, या तो उस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया था, और द रिस्पेक्टिव ऑफिसर refused to entertain the application under the RTI Act. ठीक, या तो उस ऑफिसर के द्वारा उस एप्लीकेशन को लेने से रेफ्यूज कर दिया गया. तो ये दो रीजंस यहाँ पर साइट किए गए हैं, है ना. सो इट एंटरटेन्स complaints and appeals pertaining to offices, financial institutions, public sector undertakings, etc. under the central government and the union territories. So this commission acts as a second appellate authority for RTI applications. ठीक है, तो फर्स्ट अपील आप, है ना, जो भी कंसर्न या रेस्पेक्टिव ऑफिसेज होते हैं, वहाँ PIOs होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं. यदि उन ऑफिसर्स के द्वारा आपकी एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाता है या कुछ ऐसी स्थितियों में वहाँ ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है, तो CIC acts as a second appellate authority for RTI applications. Right? Now,
Coming on to the conditions of service. So if we talk about the composition of this commission, then we have one chief information commissioner plus maximum 10 information commissioners. Okay, so we have one chief information commissioner plus we have maximum 10 information commissioners. Now about their tenure, so 3 years as prescribed by the central government. Before RTI Amendment Act 2019, it was 5 years or 65 years of age, whichever happens first. So no reappointment for CIC and other election commissioners, right? So they are ineligible for reappointment. Now, while talking about their appointments, so they are appointed by the president on the recommendation of the selection committee. एक selection committee होती है, उसकी recommendation पर कौन appoint करते हैं? President appoint करते हैं. इस selection committee में कौन होता है? Prime Minister acts as the chairman of this committee. Then we have leader of the opposition in the Lok Sabha and Union Cabinet Minister nominated by Prime Minister. So if there is no leader of the opposition in the house, then leader of the largest party shall be the member of this selection committee. तो इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है ये भी आपको याद रखना है. सो देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस, दे आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज सर्विस, राइट. तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे उनकी जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी उनको सर्विसेज के दौरान, है ना, उनको कम नहीं किया जा सकता है. ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे कि उनको डिसएडवांटेजेस हो. नाउ coming on to the eligibility criteria. So persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science, technology वगैरह वगैरह, social services, management, journalism, mass media और administration and governance. तो इन सारी fields में से, है ना, उनके पास wide experience किसी भी field में हो, ठीक है. So नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, should not be a member of parliament or state legislature or hold any other office of profit. तो वो किसी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी विधानसभा का सदस्य होना चाहिए. Now about their removal, so they can be removed by the president after inquiry of Supreme Court. तो ये प्रोसेस क्या है अभी हम आगे देखने वाले हैं. So now the removal process of the election commissioners. So section 14 of RTI deals with the removal process. So what are the grounds? So the grounds given are misbehavior and incapacity. तो ये misbehavior क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले बताया था, है ना. So if any information commissioner or the chief information commissioner holds any office of profit, then it is supposed to be the proved misbehavior. and incapacity आप लोग जानते ही हैं, है ना. किसी भी तरह की incapability हो ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या आपकी डिसेबिलिटी हो वगैरह वगैरह. नाउ अब क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सपोज टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स. बिफोर डिस्कसिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, I am coming back on to Right to Information Act of 2005. So try to remember these few sections, section 12, 13 and 14. So section 12, it contains provisions related to formation, composition, appointment, qualification and headquarter of CIC. ठीक है, section 12 में आपके CIC के formation, composition, appointment, qualification वगैरह से संबंधित बातें दी हुई हैं इस एक्ट में. Now section 13 contains provisions related to tenure, oath, resignation, conditions of service and requisitioning of staff for CIC etc. Right? Now section 14 contains provisions related to removal and suspension of information commissioners. Okay? तो यहाँ पर मैंने आपको 3 सेक्शंस का हवाला दिया है, इनको भी आप याद रखने की कोशिश करिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड आपको आरटीआई का सेक्शन पूछा जा सकता है. ओके, सो कमिंग ऑन टू द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. सो द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द CIC, दे आर मेंशन्ड इन द सेक्शंस 18, 19, 20 and 25
of the Right to Information Act, which are as follows. So, it is the duty of the Commission under RTI Act of 2005 to receive and inquire into a complaint from any person who has been unable to submit a request for information due to the non-appointment of an officer. ऐसे किसी व्यक्ति की कंप्लेंट लेना जो कि अपनी आरटीआई की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाया था, और क्या रीज़न था, उस पर्टिकुलर ऑफिस में उससे संबंधित ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था. अदर देन दिस, हु वॉज रिफ्यूज्ड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, जिसने इंफॉर्मेशन मांगी लेकिन इस आरटीआई एक्ट के तहत उसको जानकारी देने से मना कर दिया गया. नाउ, who has not received any response to his request for information within a specified time, जो समय सीमा निर्धारित की गई है अधिनियम एक्ट के द्वारा, उस व्यक्ति को यदि उस टाइम लिमिट के अंदर जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं मिली उस स्थिति में, ठीक. नेक्स्ट, हु कंसिडर्स द फीस सो चार्ज्ड वाज अनरीजनेबल, उससे जो फीस चार्ज की गई है उसे ऐसा लगा कि वह अनरीजनेबल थी, ज़्यादा थी. हु डीम्स द इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम और हर वॉज इनकम्प्लीट, फॉल्स और मिसलीडिंग, उसको जो जानकारी मिली, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो इंफॉर्मेशन उसको सूचना जो प्रदान करी गई, उसे ये लगा कि वह अधूरी है, इनकम्प्लीट है, या फॉल्स है, या मिसलीडिंग है, एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन. अदर देन दिस, in relation to any other matter relating to access to records under this act. Now, एक नोट लगा के मैंने यहाँ बात लिखी हुई है, asked information should be of public domain and not confidential in nature. आप जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वह पब्लिक डोमेन के तहत होना चाहिए और किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल जानकारी आप नहीं ले सकते हैं. ओके. नाउ, coming on to the next function of CIC, the Commission has the authority to order inquiry into any matter on reasonable grounds. तो कोई भी यदि कमीशन को ऐसा मुद्दा, ऐसा मैटर दिखाई देता है तो वहाँ वो सीओ मोटो यानी खुद भी इंक्वायरी शुरू कर सकता है. Coming on to the next function, during inquiries the CIC has the powers of a civil court. ठीक है. तो जब इंक्वायरी कंडक्ट करेगा CIC तो उस समय चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सिविल कोर्ट के पावर्स होंगे, अधिकार होंगे. सच एज इट कैन समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को बुला सकता है अपने समक्ष और उसकी हाजिरी करा सकता है, एंड कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस, और उस व्यक्ति को ओरल या रिटन गवाही देने के लिए बाध्य भी कर सकता है ऑन ओथ. देखिए, ओथ पर, एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ वस्तुएं भी मांग सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट कैन रिक्वायर द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. ठीक है. तो किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए हैं तो बुलवा सकता है, उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन भी कर सकता है. इट कैन ऑल्सो रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट. ठीक है, शपथ पत्र पर वो एविडेंस भी ले सकता है. देन रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स और कॉपीज फ्रॉम एनी ऑफिस और कोर्ट, किसी कोर्ट या किसी सरकारी कार्यालय या ऑफिस से वो पब्लिक रिकॉर्ड्स या कॉपीज को भी मांग सकता है. देन इट कैन इशू समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस, तो बुला भी सकता है डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस को. एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ फंक्शन. सो व्हाइल इंक्वायरिंग of a complaint, the commission has the power to examine any record under the control of public authority. देखिए, पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में यदि कोई रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को बुलवा करके उसको एग्जामिन करने की पावर CIC के पास है जब वो किसी मैटर पर इंक्वायरी कर रहा है. एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड. ठीक. नाउ नेक्स्ट वन इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हैज द पावर to secure compliance of its decisions from any public authority. ठीक है. तो किसी पब्लिक अथॉरिटी से जो भी उसके निर्णय हैं उनको मनवाने की शक्ति भी CIC के पास है. अब इसमें क्या क्या हम देखते हैं.
सो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक, किसी भी तरह से वह जानकारी उस पब्लिक अथॉरिटी से लेने की शक्ति रखता है। देन डायरेक्टिंग एनी पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वेयर नन एग्जिस्ट, तो ऐसी पब्लिक अथॉरिटी को वो डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप अपने यहाँ PIOs को अपॉइंट करिए जहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इट कैन मेक नेसेसरी चेंजेस इन द मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी तरह की कुछ चेंजेस करना है, रिकॉर्ड्स पब्लिक ऑफिसेज में रखे जाते हैं तो उनको किस प्रकार से रखना है, उनको किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, उसमें भी नेसेसरी चेंजेस करने के लिए ऑर्डर्स दे सकता है। देन इट कैन अरेंज ट्रेनिंग फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उनको ट्रेनिंग देना राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो PIOs होते हैं उनको ट्रेनिंग भी इम्पार्ट कर सकता है CIC। देन रिसीविंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस विद द एक्ट, तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिसेज हैं, उनसे एनुअली रिपोर्ट लेना अंडर दिस एक्ट, ये भी CIC का एक पावर है। देन ordering the public authority to compensate for any loss or other detriment suffered by the applicant, अगर किसी एप्लीकेंट के को किसी तरह का लॉस होता है तो उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को CIC ये ऑर्डर भी कर सकता है कि आप उसके लॉस को कंपनसेट करिए। देन इट कैन इम्पोज पेनल्टी ऑल्सो अंडर दिस एक्ट, ठीक, ऐसे PIOs पर पेनल्टी भी इम्पोज किया जा सकता है CIC के द्वारा। Then it can reject the applications also. So coming on to the next function, when a public authority does not confer to the provisions of this act, जब कोई public authority इस act के provisions को नहीं follow करती है, the commission may recommend to the authority the steps which ought to be taken for promoting such conformity, तो commissions इस तरह के recommendations भी देगा कि आपको किस तरह के steps लेना चाहिए, क्योंकि आप बाध्य हैं कि आपको इस एक्ट के डायरेक्शंस को, प्रोविजंस को फॉलो करना है। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, द कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एनुअल रिपोर्ट भी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देखिए इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस पर अपनी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील ऑल्सो। So section 19 of the Right to Information Act of 2005 deals with the provisions related to appeal. So if any person does not receive a decision for the complaint made under section 18 of the Right to Information Act, or if that person is aggrieved by the decision of the public information officer either at the center or at the state level, can file an appeal to the senior officer in rank to the public information officer। देखिए उस PIO से जो जस्ट सीनियर ऑफिसर होता है वहाँ उसके पास जाकर के वो अपील कर सकता है विद इन 30 डेज, ये याद रखना है आपको, फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन। तो जिस दिन भी डिसीजन मिलता है उसको, अगर वो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो जो PIO से जस्ट सीनियर ऑफिसर होता है उसको डिसीजन मिलने के दिन से 30 दिनों के भीतर उसे सीनियर ऑफिसर के पास जो है अपना अपील करना होगा। देन इफ द पर्सन इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द सीनियर ऑफिसर, देन ही मे फाइल अ सेकंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन। तो पहले उसे 30 दिन का समय मिलता है सीनियर ऑफिसर को अपील करने का, फिर उसको चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है। नाउ द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वुड बी बाइंडिंग ऑन द कंप्लेनेंट। तो जो भी डिसीजन दिया जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा कंप्लेनेंट पर वो बाइंडिंग होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लेक्चर ऑन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। है दोस्तों, हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और आप लोग भी बहुत मेहनत करें अपने घरों में।
राइट। आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।